बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ आम इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं। और आज काफ़ी रिहाइयों की चहम गोइयाँ होती रहीं और तोशाखाना केस 2 का फ़ैसला आया। फ़ैसले के बाद बहुत सी बातें होती रहीं। साथ सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इस टाइम पे इशू 24 नवंबर का बना हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर की कॉल, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह रही है कि पूरे पाकिस्तान से लोगों को इकट्ठा किया जाए, 24 नवंबर को धरना एहतजाज दिया जाए, जब तक इमरान खान रिहा नहीं होता तब तक ये सब कुछ किया जाए। ये सब ख्वाहिशात थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ बातचीत के बाद शायद ये 24 नवंबर की कॉल वापस हो जाए। आज अभी तक की खबर के मुताबिक जो 24 नवंबर की कॉल है, इसको वापस लेने की दरख्वास्त की गई है और बहुत से बहाने बनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 24 नवंबर को ना निकला जाए, ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा, न जाने कैसे होगा। लेकिन मुज़ाकराती अमल जो है वो जारी है। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसमें हमने देखा कि मरीम नवाज़ की और गंडापुर साहब की, मरीम नवाज़ ने कुछ तल्ख बातें की और एहतजाज के हवाले से, लोगों को लाने के हवाले से स्पेशली एक जो पॉइंट एजेंडा था वो ये था कि KPK से लोगों को ना बुलाया जाए, और शहर से लोग अगर निकलना चाहते हैं निकलें, एहतजाज करें, लेकिन एक और सूबे से बाकायदा लोगों को लेकर आना, ऐसा ना किया जाए। इस पर कुछ मरीम नवाज़ साहिबा के सख्त अल्फाज भी थे जो उन्होंने इस्तेमाल किए। गंडापुर साहब ने भी जवाबी कार्रवाई की बड़े तहम्मुल से, लेकिन बहरहाल ये बातें होती रहीं। उस इजलास के बाद अब ऐसा लग रहा है जैसे 24 नवंबर को शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा ना हो पाए, क्योंकि आज अगर वज़ीर इत्तलात पंजाब की बात करें, उन्होंने कहा है कि 24 नवंबर को हम वही करेंगे जो दहशत गर्दों के साथ करते हैं। एक तो ये बड़ा मसला हो गया है कि यहाँ पे एक सियासी जमात को दहशत गर्द, उसके तमाम तर पार्टी मेंबरान को दहशत गर्द का लेबल टैग दे दिया गया और फिर उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल यहाँ पे सारा कुछ हो रहा है। आज जो तोशाखाना केस 2 के अंदर ज़मानत थी, वो ज़मानत तो हो गई है, लेकिन रिहाई हो पाएगी कि नहीं, इट इज़ स्टिल अ क्वेश्चन एंड इट विल रिमेन अ क्वेश्चन जब तक कि रिहाई हो नहीं जाती है। इसके अलावा मुल्क के अंदर सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं। ज़ाहिर है एपेक्स कमेटी का इजलास तभी होता है जब कोई हो। बन्नू के अंदर जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट है, उस पर दहशत गर्दों ने हमला करने की कोशिश की है और ख़वारिज से मुकाबले में हमारे 12 जवान जो हैं, फ़ौजी जवान शहीद हो गए हैं। और बाइस फ़ख्र है हमारी फ़ौज हमारे लिए, और जिस तरह से हमारे जवान हमारे लिए लड़ते हैं और हमारे लिए सरहदों पे हमारी हिफाजत करते हैं हमारे सर आंखों पर, और इन जवानों के लिए हमारी जानें भी हाजिर हैं, क्योंकि जिस तरह ये जवान हमारे लिए लड़ रहे हैं और मुल्क को डिफेंड कर रहे हैं, हम शायद इनका देना नहीं दे सकते हैं। इन सब इश्यूज़ पे बात करेंगे। स्टूडियोज़ में जो ज्वाइन कर रहे हैं, नूर मोहम्मद कसूरी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। शुक्रिया। सफ़ा नूर साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, एडवोकेट हैं, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बाबर खान नासिर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अपनी बात का आगाज़ करता हूँ नूर मोहम्मद कसूरी साहब से। नूर कसूरी साहब, मुल्की हालात पे कुछ बात करते हैं, ये रिहाइयों के मामले हों या बेलों की बातें हों। आज इमरान खान की तोशाखाना केस 2 के अंदर बेल हो जाना, हाउ डू यू टेक इट सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चट्टा साहब देखें, जो ये पिछले, वैसे तो मुल्क किसी न किसी सूरत में क्राइसिस में ही रहा है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेसी का क्राइसिस। जी ये पिछले 10-15 सालों से ये है, लेकिन अब ये 2-3-4 सालों से जो बहुत ज़्यादा इसमें शिद्दत आ गई है, इससे बात यह है कि मैं कई मरतबा ज़ाती तौर पे भी जब मेरी लोगों से, सीनियर लोगों से मुलाकात होती है, तो उनसे ये कहता हूँ कि आपको कुछ फैसले करने चाहिए डिसीजन मेकर्स को, या पॉलिसी साज हैं, उनको कहा कि आप जब तक आप कोई बुनियादी फैसले नहीं करेंगे, मुल्क आगे नहीं चलेगा। और ये मुल्क है रोज़ बरोज़ क्राइसिस में मज़ीद से मज़ीद आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए चट्टा साहब, पाकिस्तान के हमारे जो पॉलिसी साज हैं और डिसीजन मेकर हैं, उनको किसी न किसी जगह पर, जब हम, आप कह सकते हैं कि खवारज से भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। कई मरतबा जो TTP है उनसे भी बात हुई है, अफ़गानिस्तान वालों से भी बात हुई है, हम इंडिया वालों से भी बात करते हैं। तो हम अपने जो लोग हैं पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल हैं, कल तक एक आदमी प्राइम मिनिस्टर था, उससे पहले जब ये सारा कुछ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ होता था, वो भी पाकिस्तान के सीनियर लोग थे, उनकी बात सारी दुनिया। तो बात यह है कि फिर किसी ना किसी तरीके से आपने उनसे बात की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से भी जब ये क्राइसिस आया है,
परवेज मुशर्रफ यूएई में गया, फिर उसके बाद बरतानिया में जी जो थी वो अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर थी यूएसए की, उनके जरिए मुलाकात। तो मैं ये समझता हूँ कि जब सेकंड वर्ल्ड वार में आइजनहावर, विंस्टन चर्चिल, खरोचीफ डायलॉग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? आखिरकार आपने डायलॉग की तरफ जाना है, और दुनिया में जितने भी मसाइल चट्टा साहब हल हुए हैं, चाहे पाकिस्तान को ये जो आज़ादी मिली है, ये भी डायलॉग के हमने कोई मिलिटेंट स्ट्रगल नहीं की थी। चाहे अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं वो आज़ाद हुए हैं, हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ है मिलिटेंट स्ट्रगल के जरिए आज़ाद। जो मिलिटेंट स्ट्रगल करने वाले थे, सुभाष चंद्र बोस, वो तो अफगान, वो तो जापान जाके बैठ गए थे, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरी गलती थी। तो बात यह कि हमें जब इधर जाना होगा, मैं ये समझता हूँ उससे पहले जाने की खुद, कि आप एक बंदा जो आपके पास खुद बैठा हुआ है, किसी को आपको ABCD को जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद उसके पास जाके बात कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त आप अना का मसला ना बनाए इसको उनके पास जाने का। मैं ये समझता हूं जैसे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उस वक्त के सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शिद्दत से इस बात का हामी था कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, इनके दरमियान डायलॉग है, इनके साथ मुज़ाकरात हैं, इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग है, मुल्क की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। तो मैं ये और मैंने ये किया 2 मरतबा, ये रोल अल्लाह ताक ने मेरे किस्मत में लिखा कि 93 में जब पॉलिटिकल फोर्सेस के और सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के दरमियान डायलॉग हुआ, तो वो मैं भी उसमें बल्कि एक्टिव मेंबर था, और मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे, चौधरी हामिद नासिर चट्टा वगैरह, उनके दरमियान डायलॉग की। इसी तरीके से 2000 में जब ये परवेज मुशर्रफ साहब आए हैं, हालांकि परवेज मुशर्रफ ने हुकूमत तो नवाज शरीफ की ख़त्म की थी, उनके इख्तलाफात तो ज़्यादा नवाज शरीफ के साथ होने चाहिए थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं अंदर की ये बातें कि नवाज शरीफ को वो फिर अंदाज करने के लिए तैयार थे, क्योंकि ऊपर जो लोग बैठे हुए थे, रफीक तारड़ वगैरह, या वो पूरा वो बेनज़ीर भुट्टो को अपना ज्यादा दुश्मन समझते थे, और वो ये समझते थे कि बेनज़ीर भुट्टो हमारे लिए ज्यादा डेंजरस है। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के दरमियान मैंने मुज़ाकरात किए, उनको टेबल पर लाए, और उसमें यह समझता हूँ कि एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार हो गया कि जिसमें पॉलिटिकल फोर्सेस और जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं एक मरतबा एक मतलब है कि मेज़ पर भी आ गई। लेकिन फिर आपको पता है कि पाकिस्तान में कितनी फोर्सेस हैं, ख़ास तौर पे एक ऐसा स्ट्रॉन्ग तबका पैदा हो गया है पाकिस्तान में, बल्कि वो मजबूत हो गया है जो हर जगह, कि जिसकी जो है अपनी बका है या लाइफ है वो इसी में है कि पॉलिटिकल फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान ताल्लुकात खराब रहें, ताकि उस अपॉर्चुनिस्ट क्लास को हुकूमत में रहने का अपने मफादात के लिए ज़्यादा मौका मिले। तो उसके बाद आप देखें ना कितना बड़ा नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की जो इतनी बड़ी लीडर थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जब हमारे जो डेमोक्रेटिक जो लोग उनके अलाई थे परवेज मुशर्रफ के, उन्होंने इस थीम एंड स्पिरिट को तस्लीम नहीं किया, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई। उससे कितना कि आज पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडरशिप का इतना बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया है कि पाकिस्तान के पास कोई इतना बड़ा लीडर ही नहीं रहा जो यूएसए से बात करे, चाइनीज से बात करे, फार ईस्ट में जा सके, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के हवाले से बात करे। आजकल तो हर बंदे की सिर्फ एक ही ख्वाहिश रह गई है कि मैं किसी ना किसी तरीके से पॉपुलर बात करूं, जो कि चाहे मुल्क के मफाद में है या नहीं है, लेकिन वो अपने ज़ाती मफाद के लिए वो ये देखता है
के जो पॉलिसी साज हैं या मंसूबा जो ये कहा जा सकता है कि डिसीजन मेकर हैं, उनकी सोच क्या है। वो देखें ना, यहाँ तो इशारा ही कि आप देखें हमारे जो सेनेट के पिछले इलेक्शन हुए हैं जी तो उन्होंने डिक्लेयर तो नहीं किया था कि अपना ये 3 सेनेटर हैं ये हमारे लोग हैं, ठीक लेकिन यहाँ पॉलिटिकल, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी मेरी, चाहे मुस्लिम लीग थी, चाहे एमक्यूएम थी, सिंध में उन्होंने जिस आदमी को ये अपने आप को वो कहता था कि मैं प्रो इस्टेब्लिशमेंट हूँ, उसको उन्होंने सेनेटर बनाया। ठीक। पंजाब में भी 2-3 सेनेटर बने, बलूचिस्तान में भी बने। तो जब तक ये इशारे की बात चलती रहेगी हम इशारों के मुंतजर रहेंगे। इशारों के अभी मुंतजर आखिर में रहेंगे, जो जी 1 मिनट में जो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो सिक्योरिटी चीफ हैं, अल्लाह पाक ने जहां उनको इतना बड़ा ओहदा दिया है, क्योंकि इस वक्त तो वो वाहिद है जो इस पोजीशन में है कि जो फैसला कर सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं, वो इस पोजीशन में है। उनकी सपोर्ट के लिए यूएई के भी हुक्मरान आ जाएंगे अगर उन्होंने कवर लेना है, ठीक सऊदी अरेबिया भी आ जाएगा, हमारे दूसरे जो यूरोपियन अलाई हैं वो भी आ जाएंगे, और नूर मोहम्मद कसूरी भी आ जाएगा जो इनको टेबल पे ले आए। जो उनको टेबल पे ले और टेबल पे बैठेंगे, मुज़ाकरा डायलॉग होगा। तो हालांकि हमेशा बानी पीटीआई की बात की जाए तो हमेशा यही बात करते थे कि मुज़ाकरा हल है, डिस्कशन होनी चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए। पर अब खुद जेल में ना जाने किससे मुज़ाकरात कैसे कर सकेंगे। मैम सफ़ा आज जो है इस्तदाद थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान के तमाम तर केसेस में अबूरी ज़मानत के लिए, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। कोई थोड़ी सी बात उस पर मैं करना चाहूँगा आपसे। बेसिकली इधर बात आती है कि हाई कोर्ट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आर्टिकल 199 एंड 498 जिसके पास डील करता है कि आर्टिकल इसके तहत जो हाई कोर्ट है ना उसके पास ये परमिशन है कि वो आपकी जो अबूरी जमानत है वो कर सकता है। कैसे तमाम केसेस में, जितने भी केसेस आप पे बने हैं। प्री अरेस्ट बेल की बात अलग है, इसमें पोस्ट अरेस्ट बेल भी हाई कोर्ट कर सकता है, ये आपको उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ करता है। अब इधर बात आ जाती है कि ये फिक्शनल लॉ है, एक्सेप्शन आ जाती है कि खान साहब अभी जेल में है, लेकिन हम इसको अगर फिक्शनल लॉ के तहत देखें तो ये एक एक्सेप्शन है जो कि हाई कोर्ट के पास पावर है, वो अपनी पावर को बिल्कुल सही से इस्तेमाल कर रहे हैं। हाई कोर्ट में पावर को सही से इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये बाबर खान नासिर साहब, सर क्या कहेंगे आप इस सिचुएशन पे? देखिए जी, ये जिस तरह मैम ने फरमाया है कि ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बेल का, ठीक, और 199 में तो कुछ और पिटिशंस देखनी पड़ती हैं। 497 सीआरपीसी जो है वो इसको डील करता है, और उसमें ये है कि जब एक्यूज्ड आपके सामने आए या उसका कोई आपके सामने केस पेश कर दिया जाए जी, तो कोर्ट जो है उस बंदे को बेल दे सकती है, अनलेस एंड अनटिल वो उम्र कैद या फांसी की सजा के लिए उस केस में इन्वॉल्व ना हो। ठीक है। तो इमरान खान साहब के केसेस में मेरा ख्याल है 56 पंजाब में केसेस है, तो उसमें अभी तक 43 में तो बेल हो चुकी है, बाकी आहिस्ता आहिस्ता बेलें हो रही हैं। ये तो राइट है, एक्यूज्ड का राइट है, लेकिन ये राइट गलत तौर पर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है। कि आप बेल भी लें और फिर उसके बाद वही एक्शन करें जिसकी वजह से आपको बेल के लिए जाना पड़ा है। बाकी अभी आपने बहुत ही अहम सवाल शुरू किया था, वो तो बीच में रह गया जी, कसूरी साहब ने उस पर बहुत ज्यादा रोशनी जी, डाली योर है। टर्न सर। गुजारिश ये है कि इस मुल्क के मसाइल जो है मुआशी बाद में है और सियासी मसाइल पहले हैं। ठीक, पहले मसला ये है कि इस मुल्क में यकजहती और वननेस नहीं है। आपको याद होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वली खान ने कौमी असम्बली के अंदर कहा था कि ये सांप है, ठीक, इसका सर कुचल दो। ठीक, लेकिन वही वली खान उसने, जबकि इतनी ज़बरदस्त इनकी मुखालिफत थी, अंदर किया हुआ था, उसको उसके खिलाफ बहुत बोलते थे, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो डायलॉग में गया उनके साथ डायलॉग किए, और डायलॉग ऐसे किए कि मौदूदी साहब के घर पे गए भुट्टो साहब और ज़मीन पर बैठ के
उन्होंने उनकी हिमायत हासिल की। ठीक। तो मेरा मतलब है कि ये डायलॉग जो है, मैं इस वक्त आपका सबसे जो बर्निंग मसला है वो है, आज आपने कहा कि बेल हो गई है और उनकी 24 नवंबर को जो इनकी मूवमेंट है जी। उसका क्या बनेगा। ठीक। मसला ये है कि देखें, मैं ये कहता हूं कि गवर्नमेंट जो है उसको ये सोचना चाहिए कि 126 दिन के धरने में अगर गवर्नमेंट को कुछ नहीं हुआ तो गवर्नमेंट उनको आने दे, आके बैठ जाओ, 200 दिन बैठो, 100 दिन बैठो, लेकिन अगर आप पीसफुल हो, आप बैठे रहते हो, जिस तरह इमरान खान ने 2014 में पीसफुल आके बैठ गया। हालांकि आपको पता है कि रात को वहां सब लोग चले जाते थे और गवर्नमेंट के लिए उनकी सफ़े पलटना बहुत आसान था, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा ठीक है बैठे रहो। ठीक। मसला ये है कि जब तक आप आपस में बात नहीं करोगे, क्योंकि देखें दुनिया में जंगें होती हैं, बातचीत के साथ खत्म होती हैं, कभी बमों से जंगें खत्म नहीं हुई। ठीक। आखिर में बात करनी पड़ती है, चाहे विक्टर हो चाहे शिकस्त। एग्जैक्टली, और जब भी डायलॉग कर लेंगे तब सोल्यूशन निकल आएगा। यस। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि हमें बेसिकली बेसिक राइट टू स्पीच, राइट टू असेंबली ही नहीं दिया जा रहा। राइट टू प्रोटेस्ट एक आम इंसान का, एक आम शहरी का हक है जो कि उससे छीन लिया गया है, पता नहीं किन मफादात की खातिर। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, मैं बात कंप्लीट कर रहा हूँ। अपनी बात यह है कि जहाँ गवर्नमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि वो इसमें पहल करे और उनको आने दे, वहाँ पीटीआई के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि धमकियाँ, गालियाँ और दुश्मनाम तराजी इससे हटकर अपनी सियासी जो मकासद हैं उनके लिए बाहर निकले। ठीक है। और आराम से आए। जिस तरह आप देखें, एक वज़ीर आला जो है वो वहाँ से धमकी देता है कि मैं कब्जा कर लूँगा। अब ये मुझे बताइए कि अगर एक वफाक की इकाई ये कहे कि मैं वफाक पर कब्जा कर लूँगा, तो फिर मुझे बताइए कि डायलॉग्स कैसे हो सकते। तो लेकिन उसकी बरक्स अगर वफाक को देखें वो क्या बिहेव कर रहा है, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि राइट्स को प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं दी जा रही, तो वो बेचारा परेशान होकर धमकी देगा और क्या करेगा। मैं पहले आपको अर्ज किया है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सब्र का मुजाहरा करे। क्रिटिसिज्म गोज टू द गवर्नमेंट बिकॉज़ पावर में लोग होते हैं ना, वो रखने नहीं डालते, उनको रखने नहीं डालने चाहिए, रखने ऑपोजिशन का काम है डालना। आई एग्री विद तो यू। ये गवर्नमेंट में बैठे रखने डाल रहे हैं, इट मींस द प्रॉब्लम इज देयर। कसूरी साहब क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? मैं ये समझता हूँ कि जैसे पॉलिटिकल सेटलमेंट के बाद जी कोई आपके पास रास्ता नहीं। दूसरी बात यह है चट्टा साहब कि जब हम किसी की परवाह नहीं करेंगे ना, तो दूसरे भी फिर हमारी परवाह करने छोड़ देंगे। 71 में आप देखें, पिटगोरनी ने कहा था कि आप पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए जाएं, हम नहीं गए। चाइनीज ने कहा, अल्टीमेटली वही पिटगोरनी रूस के थे, उन्होंने इंडिया के साथ 50 साल का डिफेंस पैक्ट किया और वो हमारी मुखालफत में आ गए और हमें पॉलिटिकल सेटलमेंट के बजाय सरेंडर करना पड़ा। तो मैं ये समझता हूं कि आप क्यों इंतजार करते हैं कि कोई हमें अटलांटिक काउंसिल या विल्सन सेंटर से हमें डायरेक्शन आएगी। आप नूर मोहम्मद कसूरी की बात क्यों नहीं सुन रहे कि जो बेहतर यहाँ बैठ के ही, जिसने ना आपसे वजारत लेनी है, ऐसे ही ना कोई आपसे कोई रूट परमिट लेना है, ये सब चीजों से नूर मोहम्मद कसूरी मुबर्रा हो गया। डीजल के लाइसेंस भी नहीं चाहिए, कोई चीज हमें चाहिए ही नहीं। ठीक। अल्लाह पाक ने मुझे इतना कुछ दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को अल्लाह ताला ने तालीम दी है, मेरे बच्चों को सर आप भी जैसे सियासतदान हैं नहीं ना, आगे आते नहीं है। तो बात ये है चट्टा साहब, मैं यही समझता हूँ, शायद आज आप मैं ये समझता हूँ कि चट्टा साहब इमरान खान के और इनके दरमियान, अब देखें ना बात ये, यहाँ कई लोग मजाक उड़ाते थे कि जी इमरान खान हुकूमत से मुज़ाकरात क्यों नहीं करते। भाई हुकूमत तो देखे जो लड़ाई है उनसे, जब दो आदमियों की, चट्टा साहब मेरी और आपकी लड़ाई होगी ना, तो सुलह नहीं होगी। वो तो बाबर खान ने आके सुलह, तीसरा बंदा सुलह कराता है। इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि यहाँ बल्कि जो ये सबसे बड़ा, जो यहाँ मैं ये समझता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जो इतनी इन्वॉल्वमेंट आप कर रहे हैं पॉलिटिकल, ये खुद ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का जो काम था ना, हर जगह वो पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए जाती, वो तो प्रैक्टिकली तो कहीं भी नहीं गए। बस गवर्नमेंट का काम असल में, चूंकि हुकूमत में होते हुए बड़े
بڑکپن کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہے اور رکھنے نہیں ڈالنے چاہیے اور چھوٹے چھوٹے معاملات کو سلجھانا گورنمنٹ کا کام ہے. آئی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. اور بات ہو رہی تھی ملک کی ایشوز کے اوپر اور اسپیشلی 24 نومبر کی جو کال ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ اس ٹائم پہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اس کو کیری آن کرے گی اور ول دے ودرا فرام اٹ. بیکاز ابھی تک کی خبر کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی طرف سے ابھی تک گو ہیڈ ہے, گرین سگنل ہے کہ 24 نومبر کو یہ احتجاجی کال جو ہے احتجاج ہوگا. احتجاج کرنا رائٹ ہے, لیکن گزشتہ جو احتجاج ہوتے رہے ہیں, جو ابھی ریسنٹ پاسٹ ایگزامپلس تھی ہمارے پاس, گورنمنٹ نے بے دریغ ٹیکس پیئر کے پیسے کو بڑا بے دریغ طریقے سے استعمال کیا اور جتنا ابھی شیلنگ, موٹر وے کی کھدائی, کنٹینرز کا بے تحاشا بھرمار کی گئی اور ابھی بھی وہی ہونے والا ہے. بیکاز 18 سے ہی یہ شروع ہو چکا تھا, لاک ڈاؤن پروسیس شروع ہو گیا, جگہ جگہ کنٹینرز لگانے شروع کر دیے ہیں, چیزوں کو پریپیئر کرنا شروع کر دیے گورنمنٹ نے. یعنی ابھی 24 نومبر کی کال سے 6 دن پہلے ہی سب چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنی پریپیئر کرنی شروع کر دی ہیں. اٹ مینس کہ گورنمنٹ از ناٹ اسٹیپنگ بیک. جس طرح آج جو وزیر اطلاعات کی اسٹیٹمنٹ تھی, انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں سے جس طرح نمٹا جاتا ہے ایسے ان سے نمٹا جائے گا. اٹ از رانگ. یہ دہشت گرد کبھی مسلم لیگ نون بھی تھی, کبھی پیپلز پارٹی بھی تھی, باری باری یہ لوگ سب اس زد میں آتے رہتے ہیں. تو کبھی بھی میرا خیال ہے کہ حکومتوں کو ایسا بیہیو نہیں کرنا چاہیے. نور قصوری صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جہاں تک پولیٹیکل جو مطلب ڈیموکریسی تو ہے ہی ڈائیلاگ کا نام, ٹھیک, اس میں تو دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی کہ پولیٹیکل ایک دوسرے سے, جیسا کہ بابر صاحب نے کہا ہے کہ ولی خان سے مختلف زمانے میں بھٹو صاحب کے بڑے اختلافات تھے, لیکن جب کانسٹیٹیوشن کی بات ہوتی, انڈیا پاکستان ریلیشن کی بات ہوئی, تو چودھری ظہوری لائی اور میاں طفیل اور بھٹو صاحب کو ایئرپورٹ پہ چھوڑنے کے لیے گئے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو ڈائیلاگ کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک. تو جب ان کی ہندوستان کی لیڈرشپ نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو پاپولر لیڈر ہونے کے علاوہ پاکستان کا بھی لیڈر ہے اور اس قوم اس کے ساتھ ہے, تو انہوں نے بہترین مطلب کہا جا سکتا ہے کہ سمجھوتا کیا, اور اس طریقہ سے سمجھوتا کیا جو آگے چلنے کی بات تھی. تو بات یہ ہے کہ آپ کو کیا پرابلم ہے کہ ملک کو چلانے کے لیے, کہ بات یہ ہے کہ چاہے آپ ایک ایسی لیڈرشپ دیکھیں, چٹھا صاحب لگی لفٹے بغیر, یہ 2 سال آپ جرنلسٹ ہیں, مجھ سے بھی زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, یہ سینئر مطلب گائے کی ایڈمنسٹریٹو آفیسر رہے ہیں بابر خان صاحب. جی, بات یہ ہے کہ یہ 2 سالوں کی ایکٹیویٹیز دیکھیں کہ پاکستان کی لیڈرشپ G8 میں کہیں نظر آئی نہیں, G20 میں نظر آئی نہیں سر, برکس میں نظر آئی, G20 پھر ہوا ہے برازیل میں نظر آئی, انڈو پیسفک پہ کہیں نظر آئی. بات یہ ہے کہ کل کی ایک تصویر تھی برازیل کی, آپ کی نظر سے بھی گزری ہو, کہ سینٹر میں کون کھڑا ہوا تھا, کہ دنیا میں اس وقت جو وائبرنٹ اکنامک اینڈ پولیٹیکل ڈپلومیسی کا لیڈر ہے نریندر داس مودی. ٹھیک, ایک طرف اس کے بائیڈن کھڑا ہوا تھا, ٹھیک, دوسری طرف فرانس کا صدر کھڑا ہوا تھا, تیسری طرف چائنیز پریزیڈنٹ کھڑا ہوا تھا, اٹالین پرائم منسٹر ہے, اس سے سیلفیاں لے کر اپنے لیے آنر سمجھ رہی تھی. ٹھیک, کس لیے کہ اس نے ثابت کیا ہے کہ میں ایک اکنامک اینڈ پولیٹیکل ڈپلومیسی کا لیڈر ہوں. ٹھیک, تو آج اس نے لوگوں کو عزت و احترام دیا, چاہے کوئی بھی فورم تھا, انڈونیزیا میں فورم تھا, کمبوڈیا میں گیا, وہاں چھوٹے سے چھوٹے ملک میں بھی چاہے برونائی تھا, آج جو گیانا میں جو تقریب ہو رہی ہے, تو آج دنیا کا سب سے بڑا 2 لیڈر گئے ہیں وہاں, چائنیز پریزیڈنٹ گئے ہیں, لیکن جو نریندر داس مودی کا وہاں استقبال ہوا ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں کو عزت دیں گے, پیار کریں گے, جب آپ خوددار ہوں گے, خوددار ہوں گے اور اپنی قوم کو خودداری سکھائیں گے, تو عوام دنیا عزت کریں گے, آپ کی بھی عزت نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں قصوری صاحب. بابر خان ناصر صاحب کیا کہیں گے آپ اس پہ سر؟ میں نے تو اپنا نقطہ نظر آپ سے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ جب تک دیکھیں آپ کا ڈیموکریسی کا دائرہ ہے سب کا ہی,
सारी जमातें जो हैं वो जमहूरियत का नारा मारती हैं, ठीक, लेकिन जमहूरी अक़दार जो है ना तो उनकी अपनी पार्टी में है और ना ही मुल्क में है। और ये जो सिलसिला चल रहा है ये आज से नहीं चल रहा, बल्कि साल से डेकेड से यही सिलसिला चल रहा है। मसला सिर्फ ये है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, और जमहूरियत नाम ही बर्दाश्त करने का। जमहूरियत में तो यही होता है कि आप मुखालिफ की बात सुन के अपने आप को ठीक करते हैं। दुनिया की जितनी भी तरक्की याफ्ता जमहूरियत है उसमें अपोजिशन को इज्जत दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि जो अपोजिशन में आ जाता है उसके फिर बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट को, मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया था कि गवर्नमेंट को पहल करके इमरान खान साहब से बात करनी चाहिए। अगरचे वो बात करने पर रजामंद नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास कोशिश करनी चाहिए कोई ऐसे इक़दामात करें जिससे उनको महसूस हो कि गवर्नमेंट जो है सीरियस है, संजीदा है बात करने में, बात करें। क्योंकि इनका तो मतमा नज़र यही है कि इनकी आप इमरान खान का मतमा नज़र ये है कि गवर्नमेंट की और इस्टेब्लिशमेंट की किसी तरह लड़ाई हो जाए। गवर्नमेंट का मतमा नज़र यही है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट आपस में लड़ते रहे, ताकि इन दोनों की लड़ाइयों में, इन आपस की लड़ाइयों में दोनों फरीक चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से इनकी लड़ाई। हालांकि मेरे अंदाजे के मुताबिक जब तक अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को ख़त्म करना है तो आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब चूँकि बड़े वज़ीर सियासतदान हैं, और अभी रिसेंटली हमने देखा कि 26वीं तरमीम के मौके पर मौलाना फजलुर रहमान साहब वॉज एट द हॉट सीट एंड एवरीवन वाज फॉलोइंग मौलाना फजलुर रहमान। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, क्या हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी, नून लीग, नवाज शरीफ कोशिश करते रहे, शहबाज शरीफ कोशिश करते रहे, जरदारी साहब, बिलावल साहब, इधर से बैरिस्टर गौहर और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इन दी एंड जो होना था वो तो हुआ। अब वो कह रहे हैं मुसलसल एहतजाजी कॉल से अहमियत नहीं रहती, बार बार एहतजाजी कॉल देने से अहमियत नहीं रहती। पीटीआई में मौसर हिकमत अमली बनाने वाले लोग नहीं हैं। फजलुर रहमान साहब ने ज़रा पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया है। कसूरी साहब क्या समझते हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि पीटीआई में मौसर हिकमत अमली बनाने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि उनका लीडर इस टाइम जेल में बंद है। जो आपसी इख्तलाफात थे उनको ख़त्म करने के लिए बुशरा बीबी रिहा हो चुकी थी और मौजूद थी सीएम हाउस के पीके में, तो उन्होंने कुछ इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए को मामला थोड़ा सा पार्टी में सुलझाने की कोशिश की है। आप क्या समझते हैं? देखिए जी, जहाँ तक ज़ियाउल हक के ज़माने में लोग जब हम मूवमेंट वगैरह करते थे तो कई मरतबा गवर्नमेंट के इक़दामात की वजह से वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ना होना, लेकिन आज तो वो सक्सेसफुल जो उसी वक्त हो गया जब आपने मोटरवेज बंद कर दिए, अखबारात बंद कर दिए, टेलीविजन पर नाम लेना बंद कर दिया, तो कामयाब हो गए। दूसरी बात यह है कि जब आप पॉलिटिकल पार्टी को ये मौका ही नहीं देंगे कि वो मशवरा कर सके या पॉलिसी साजी कर सके, बल्कि मैं आपके इस प्रोग्राम के हवाले से 2 लफ्ज़, 1 मिनट में एक बात बड़ी ज़रूरी थी, वो रह जाती है हमेशा कि इस वक्त जो खराबी पैदा हुई है ना हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में, पहले हम ये कहते थे कि पॉलिटिकल सिस्टम में ये है कि ये लोटा करेसिया आ जाती है। ठीक, लोटा क्रेजी को पहले बुरा समझा था, अब तो लेकिन बात यह है उसके लिए हम पॉलिटिकल पार्टी एक्ट में तरमीम लाए और पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको स्ट्रॉन्ग किया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो वो 5 साल या 10 साल के लिए होनी चाहिए थी, उस जो तरमीम हुई है ना पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में, उससे पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज खुद बांझ हो गई हैं। अब सिर्फ 3 या 4 फैमिलीज हैं जिनकी खानदान के लोग ही पार्टियों पे काबिज हैं, चाहे वो अवामी नेशनल पार्टी हो, चाहे मौलाना फजलुर रहमान का ग्रुप हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे अदर देन हो। बात यह है कि अब पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी और ये कम से कम 10 साल के लिए, जैसे कि हम पहले एक तरमीम थी ना कि 2 मरतबा से ज्यादा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। इसी फिर तो और लोगों को लीडर ही नहीं बनेगा कोई। एग्जैक्टली जो यहाँ पे सिस्टम है, जिस तरह पार्टियां यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर की तरह कंपनीज लग रही होती हैं इन तमाम सियासी जमातों में। मैंने चट्टा साहब मैं घर से निकला हूँ तो एक नौजवान मतलब बंदा ट्रैक सूट में फिर रहा था, मतलब घर से निकला, मैं क्या यार ये कोई जाना पहचाना लगता है, वो ट्रैक सूट में जनाब चीफ मिनिस्टर फिर रहा है
और उसकी उम्र होगी उसमें हार्डली मतलब 25-30 साल होगी, लेकिन वो बस बचूंगड़ा सा, या निक्कर पहनते हुए, मतलब अगर ट्रैक सूट पहनते हुए प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये इसलिए हो गया है कि अब हमारे पास और लीडरशिप रही नहीं। चाहे नूर मोहम्मद कसूरी कितना ही वर्क कर ले, कितनी ही उसकी अहलियत हो, कितना ही वो मतलब यानी पाकिस्तान में लीडरशिप का फुकदान है, ये इसीलिए आया है ना कि हमने वो लीडरशिप देखें पहले प्रोसेस जो था उसको सारा पहले तो स्टूडेंट यूनियन ने बंद की, फिर हमारी जो दूसरी नर्सरी थी वकला, उनको हमने एक रिलीफ पे लगा दिया कि 4 वकील जाके जज के सामने रिलीफ देने के लिए, क्लाइंट के लिए खड़ा हो सकते हैं। वरना दुनिया में सब जितने भी सियासतदान हैं सब जुडिशरी से आते हैं, लॉयर्स के प्रोफेशन से आते हैं। मैं ये इसलिए ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जहां और रिफॉर्म लाने की जरूरत है, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में भी रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की भी अब जरूरत है। चट्टा साहब, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। बाबर खान नासिर साहब, आप क्या कहेंगे सर? मैंने अर्ज़ किया ना, मैं कह रहा हूँ कि बात यह है कि ये इस्टेब्लिशमेंट को भी वारा खाता है कि ये आपस में लड़ते रहे, इनकी आपस में सुलह ना हो सके, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिंगली ये भी वारा खाता है कि हर पार्टी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ती रहे। ये कसूरी साहब जो फरमा रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट में तरमीम कर लें, आप चाहे खुदाई किस्म का भी कोई कानून ले आए, जब तक हम अपने आप में ठीक नहीं होंगे उस वक्त तक पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट क्या करेगा। बात यह है कि हमें आपस में अगर इन्होंने कुछ तरक्की करनी है, या इन्होंने मुल्क में ये जो इस वक्त फ़ज़ा बनी हुई है, समूम की फ़ज़ा है, इतनी ख़तरनाक फ़ज़ा है कि ये किसी वक्त भी लावा फट सकता है। इसको एड्रेस करने का एक ही तरीका है कि कोई ऐसी कुव्वत उठे। अब वो कुव्वत जिसने उठना है उसका अपना इसमें स्टेक्स हैं कि वो नहीं चाहेंगे कि ये आपस में इनकी बातचीत शुरू हो। वो उठे, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, सारी पार्टीज के जो बड़ी जो पार्टीज हैं उनके बिठाएं, और उस वक्त तक बाहर ना निकले जब तक कि इस मुल्क के लिए कोई बेहतर लाया अमल तैयार ना। सर, बेहतर लाया अमल एक ये मुज़ाकराती अमल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मुज़ाकरात जारी हैं इस टाइम पे दोनों फरीकैन के दरमियान, उसके अंदर इब्तदाई मरहले में हौसला अफजा है। ये कहा जा रहा है कि इब्तदाई जो मरहला था वो हौसला अफजा है। इमरान खान से बात हुई है पार्टी क़यादत की, और इमरान खान ने पार्टी क़यादत को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि मुज़ाकरात किए जाएँ, डायलॉग किया जाए, इसे लेट्स कम टू द सोल्यूशन विद द डायलॉग। और अगर ये हल नहीं होता तो फिर हम वो एहतजाज की कॉल देंगे। ज़ाहिर है वो बात तो बैक एंड पे रखनी होती है जस्ट टू कीप द प्रेशर। तो ये एक पॉजिटिव बात है कि कसूरी साहब को कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात किए जाएं, और अली मीन गंडापुर को, बैरिस्टर गोहर को ग्रीन सिग्नल दे दिया आज की मुलाकात में कि आप डायलॉग करें, मुज़ाकरात करें और मामले का सोल्यूशन की तरफ आएँ। कसूरी साहब, देखिए बात यह है कि इमरान खान ने डायलॉग से तो कभी भागा ही नहीं। ठीक, वो तो पहले दिन से कह रहा है, लेकिन वो डायलॉग कहता है बामैनी होनी चाहिए ना, और उनसे होने चाहिए जो फैसला कर सकते हैं, जिनके पास फैसला करने की पावर होगी। ठीक, जिनके पास फैसला करने की कुव्वत ही नहीं है, जो एक जगह खड़े हुए हैं कि जो अपना एक मतलब 18वें ग्रेड का एक मतलब कि जुडिशल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, उसके साइनों के मरहूने मिन्नत खड़े हुए हैं, उनसे उसने क्या बात करनी है, क्योंकि वो साइन भी अपनी मर्जी से नहीं करवा सकते, वो नहीं करवा सकते। और वो अगर उस रात को वो मतलब गए कि एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर को ये ना होता कि आप फिलहाल 47 ही जारी कर दें, बाद में वो अदालतों में चलता रहेगा। इसलिए बात यह है कि इमरान खान से मुज़ाकरात करना है ना, जो कोई आपने मोशे दायान से मुज़ाकरात नहीं करने, आपने किसी गांधी से मुज़ाकरात नहीं करने, आपको और कोई इज्जत व अना का मसला नहीं है। हम तो गांधी से बात करने के लिए तैयार और दूसरी बात यह है तो कि यहाँ एक इम्प्रेशन था कि पीपल्स पार्टी के जमाने में जो ये कहते थे कि यार ये कब्र एक है और बंदे दो हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि एक बात जनरल असलम बेग ने, जब मैं पीपल्स पार्टी की और तो उसने कहा बात यह है कि मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को कहा कि मोहतरमा देखे पुलों से पानी काफी गुजर गया है,
तो आपने ये करना है कि ज़ियाउल हक की जो फैमिली है ना, उसके मामलात की तरफ, तो उसने कहा कि बात यह है कि ज़ियाउल हक के साथ हमारी पॉलिटिकल लड़ाई थी, कोई दुश्मनी जाती तो नहीं थी। जी तो मैं आज भी ये समझता हूँ कि 71 में सरेंडर जिन्होंने किया उनके खिलाफ कोई ट्रायल नहीं हुआ। ज़ियाउल हक के साथ जो लोग थे उनका कुछ नहीं बिगड़ा। अयूब खां के, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशन है ना, चाहे जुडिशरी है, चाहे हमारे दूसरे डिसीजन मेकर हैं, उनकी तरफ, क्योंकि पूरी कौम आज भी पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ी है और ये समझते हैं नेक नियति से कि पाकिस्तान में ये जो नजर आ रहा है या अब भी यकजहती है या ये बाइंडिंग है, वो बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है। इसलिए इनको बिला तफरीक ना किसी ने जनरल आसम मुनीर साहब के घर की तरफ कदम उठाना है, ना किसी और की तरफ। इसलिए हौसले से, और मैं ये समझता हूँ कि जनरल आसम मुनीर साहब हैं, उनका ना सिर्फ पाक, अगर खुद ही वो डायलॉग करेंगे और ये फजा को बगैर किसी की मुदाखलत के या बगैर किसी सिफारिश के अगर नॉर्मलाइज करेंगे, तो उनका जैसे चर्चिल थे या आइजन आवर थे या कोलन पावल थे, या मतलब उससे पहले लोग जो बड़े बड़े डिप्लोमेसी के लोग रहे, वो सारे मिलिट्री बैकग्राउंड से ही आए थे, लेकिन आज भी उनको डिप्लोमेसी में उनको लीडर समझा जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जनरल आसम मुनीर साहब हैं, अल्लाह ताला के फजलो करम तो अल्लाह पाक ने उनको ताकत दी है। ये ताकत है ना, इसको मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान की मुस्तकम होने के लिए, ये बहुत बड़ा उनका पाकिस्तान के साथ मोहब्बत जो कि उन्होंने हलफ उठाया हुआ है, उसका मैं ये समझता हूँ कि वो भी और पाकिस्तान के अवाम उनका एहसान मंद होंगे कि उन्होंने एक जुर्तमंदाना फैसला किया और अना का मसला नहीं बनाया। बाकी रहा पॉलिटिकल, जैसे कहा जा सकता है कि इमरान खान ने बदजुबानी कि यार पॉलिटिकल लीडर है, जलसों में मुतेरा कुछ कहते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल होता है, लेकिन जब वो डायलॉग की तरफ आते हैं तो वो कुछ नहीं होता। राइट, गॉट योर पॉइंट। मैम सफ़ा, इमरान खान की जो तोशाखाना 2 केस में ज़मानत हुई है, उस पर कुछ थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। अब हम बात करते हैं, अगर उनकी ज़मानत हुई है तो पहले एक केस चला था कि तोशाखाना केस की डिटेलिंग क्या है, उनकी इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके सबूत क्या हैं। जो कोर्ट है वो बात करती है डी फैक्टो, फैक्ट पर बात करती है, एविडेंस पे बात करती है, वो किसी सुनी सुनाई बात को के नतीजे पर फैसला नहीं करती। कोर्ट ने जब सारे मामलात अपने सामने रखे और देखा कि ये केस बिल्कुल बेबुनियाद है और इमरान खान इसमें बिल्कुल बाइज़्ज़त बरी होते हैं, उनका इसमें इल्ज़ामात लगाए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ उन पर लेबलाइजेशन की गई है ताकि उनके ऊपर जो केस है उनको उनके नंबरों में इजाफा किया जाए, और ये बिल्कुल ही बुनियाद केस। तोशाखाना 1 और 2 में फ़र्क क्या था मैम? फ़र्क ये था कि तोशाखाना 1 में उन पर इल्ज़ाम लगा दिया गया था, अब उसकी डिटेलिंग्स वगैरह नहीं थी। सेकंड में बता घड़ी का मामला था, घड़ी का मामला था। जब मजीद दोबारा केस किया गया, उसमें बताया गया कि इसकी डिटेलिंग दे, इंफॉर्मेशन दे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 कहता है कि आपके ऊपर कोई केस है तो उसकी इंफॉर्मेशन दे, जो हर बंदे का, पब्लिक का राइट है कि उन्हें पता लगे कि दरअसल केस है क्या। तो उसमें कुछ भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं निकला जिस पर इनको सजा मिल सकती थी। कुछ भी ऐसे पॉइंट नहीं निकला जिस पे सजा हो सकती है, तो कुछ और कोर्ट जो है वो अपने काम बहुत अच्छे से सर अंजाम दे रही हैं और किसी एक चीज पे नहीं, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए देखती हैं, और जो कोर्ट का डिसीजन है उसमें अगर कोई इंटरप्ट ना करे तो ही बेहतर है। कोर्ट के डिसीजंस में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, और जुडिशरी जिस तरह से काम कर रही है वो अच्छा काम कर रही है, और जाहिर है जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं, अल्लाह करे कि अप टू द मार्क चीज़ें रहें। बाबर खान नासिर, कमेंट ऑन दैट। मैं तो चट्टा साहब ये समझ रहा था कि शायद मैं इस डिस्कशन का हिस्सा ही नहीं हूँ। सर आप अभी थोड़ी देर और समझिएगा, हमें ज्वाइन किया है मीर उस्मान पिरकानी साहब ने। पिरकानी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। PB 45 का नतीजा, जाहिर है आपने बड़ी एफर्ट की और सीट ऐसे लगता था फॉर्म 45 के मुताबिक तो आपकी सीट है, लेकिन फिर फॉर्म 47 पे सब बदला, और बदलने के बाद जब ये मामला पहले भी कोर्ट्स की तरफ गया तो हाई कोर्ट ने आपके हक में फैसला नहीं दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जाके बहरहाल आपके हक में फैसला आ गया है PB 45 का। और क्या लाएअमल होगा आपको और किस तरह से आप लेंगे इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका।
اور آپ کی توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ میرا فیصلہ الیکشن کمیشن کی طرف سے، ہم تو الیکشن کمیشن گئے فارم 47 کے مطابق جن کو جتوایا گیا، اس نے ٹوٹل پوری حلقے میں کوئی 571 ووٹ لیے، اور فارم 45 کے مطابق میں نے کوئی 5000 کے قریب ووٹ لیا، پھر مجھے فارم 47 بھی جاری ہوئی، اس کے بعد اگلا چوتھا دن پھر یہ معاملہ ان کو لایا گیا، پھر ہم الیکشن کمیشن آ گئے، الیکشن کمیشن ہمیں سننے کے بعد ہمیں کہا گیا کہ آپ الیکشن ٹربیونل جاؤ، آپ لوگوں کی پیچیدہ معاملات ہے، ذرا یہ الیکشن ٹربیونل اس کو بہتر انداز میں دیکھ سکتے ہیں، تو ہم الیکشن ٹربیونل آ گئے، بلوچستان ہائی کورٹ میں ہمارا کیس چلا، ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً کافی عرصہ چلا، اس کے بعد ہمارے تمام چیزوں کو انہوں نے مینیج کیا، پھر الیکشن میٹر دے کے انہوں نے پولنگ ہمارے ایجنٹوں کو بلایا، ان کے بعد ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا ادھر سے، ٹھیک ہے بلوچستان الیکشن ٹربیونل کی طرف سے۔ جی، بلوچستان الیکشن ٹریبیونل نے بھی آپ کے حق میں فیصلہ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود 15 پولنگ انہوں نے 15 پولنگ اسٹیشنوں پہ گڑبڑ کی تھی، ٹھیک ہے، اسی 15 پہ ری پولنگ کا انہوں نے حکم دے دیا، پھر ہم تیاری کی، پھر ہمیں ڈیٹ ملا پچھلے 17 تاریخ کو، پھر یہ آگے یہاں سپریم کورٹ، ہمارا جو مخالف پارٹی تھا وہ یہاں پہ اسٹے لے لیا انہوں نے، ٹھیک ہے، آج الحمدللہ ان کے اسٹے کو خارج کر دیا۔ تو یہ مسلم لیگ نون سے تعلق تھا آپ کے جو مخالف تھے علی مدد جتک، میرا نہیں، خیال وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے، پیپلز پارٹی کے تھے، لاسٹ بھی جو فیصلہ آیا تھا ان کے حق میں آیا تھا، لیکن اب یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی سکسیس ہوئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید ماحول کچھ بدل رہا ہے، جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آ جائے تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے پاور میں ہوتے ہوئے شاید کوئی ہوائیں رخ چینج کر رہی ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل جو ہمارے کوٹہ شہر کی میں بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے حلقے ہیں وہاں پہ فارم 47 کے مطابق لوگوں کو لایا گیا، ٹھیک ہے، جنہوں نے 200 پورے پاکستان میں ایسا سننے میں آتا ہے سر؟ وہ بالکل اگر ہم دیکھا جائے، ہم شروع میں جب ہم آئے اسلام آباد تو الیکشن کمیشن میں بہت سارے کیس لگے ہوئے تھے، ہر کسی کا یہی رونا تھا کہ ہم اتنے ہزار ووٹ لیے، ہم ہار گئے، ہمیں ہرایا گیا، جن کو جتوایا گیا۔ سر لیکن باقی سیٹس پہ کوئی ایسا فیصلہ، ایسی فیوریبل بات باقی کیسز میں نہیں ہو رہی ہے، آپ کے کیس کے اندر یہ تھوڑی سی فیور دے دی گئی ہے؟ اس کے علاوہ نہیں، میرے کیس کے علاوہ میں تو جی وائی فے کی طرف حلقہ 45 سریاب پہ جی ہمارے جو قریبی حلقہ ہے، حلقہ 44، وہ نیشنل پارٹی کے بلوچ کانفرنس پارٹی، ان کا بھی حق میں فیصلہ گیا الیکشن ٹربیونل کی طرف سے، ٹھیک ہے، پھر وہاں پہ ہزارہ کمیونٹی کی اپنی ان کی تم امپریشن کے لیے بھیجا ہے، ایسے 3-4 کیسز کوٹہ شہر کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ مختلف پارٹیوں کی طرف سے، مختلف پارٹیوں کی طرف سے آئے ہیں، اور جے یو آئی ایف کی طرف سے ظاہر ہے آپ رہنما ہیں، اور اب آپ کیا امید کرتے ہیں اگر دوبارہ اب الیکشنز ہوں گے؟ چونکہ ابھی تو یہ فیصلہ آیا ہے اور فیصلے کے بعد پرانا فیصلہ ریورٹ کیا گیا ہے، الیکشنز میں کیا کامیابی ہوگی؟ بیکاز پیپلز پارٹی سٹل متحرک ہے، ان کی پاور ہے، وہ بیٹھے ہیں اس ٹائم سندھ کے اندر بھی، وفاق کے اندر بھی ان کا بڑا کردار ہے، تو کیا آپ اس کے خلاف جیت سکیں گے؟ حکومت ہے جی بالکل، بلوچستان میں بھی حکومت ہے ان کی۔ ہم نے تو ان کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں کو خوف کس بات کی ہے، بلوچستان میں آپ لوگوں کی حکومت ہے، آپ لوگ بجائے سپریم کورٹ میں اسٹے آنے کی بجائے الیکشن پارٹیسپیٹ کرتے، کیونکہ اسی 15 پولنگ اسٹیشنوں پہ انہوں نے ٹوٹل لیے 195 ووٹ، ٹھیک ہے، 195 ووٹ کو 5671 ووٹ بنائی تھی، تو جب وہ 15 پولنگ پہ ان کی جو 5000 جتنے ووٹ تھے وہ نکل گئے، ان کے ابھی ٹوٹل وہی جو اوریجنل ووٹ جو رہ گئے وہی 571 ووٹ رہ گئے، ابھی ہمارے 15 پہ جو ہماری جو ووٹ نکل گئے 1600 کے قریب ہمارے ووٹ نکل گئے، تو 3000 ہمارے ووٹ مزید رہ گئے، ٹھیک ہے، باقی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا 2500 ووٹ کم کیا گیا اور ان کا 5000 ووٹ ایڈ کر دیا گیا ان کی طرف؟ جی 195 ووٹ کو 5000 ووٹ بنا دیا، 195 ووٹ سے 5000 بنا دیا گیا ہے، اور ایسے ایسے فارم 47 یہاں پہ پڑے ہیں۔ بہت شکریہ، اور ہم وش یو بیسٹ آف لک میر عثمان برکانی صاحب، اللہ کرے کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ نور قصوری صاحب، ایک آپ کو چھوٹا سا ایکسپیکٹ کہ 15 ووٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ 514 ووٹوں سے 5000 کچھ کر دیے گئے اور ان کے ووٹ 2500 ریڈیوس کر دیے گئے ہیں، آپ کو ایک کمنٹ؟ دیکھیں جی، بات یہ سیدھی سی ہے، یہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جب یہ ہوتا تھا ٹھیک، اس وقت اس کے حق میں نہیں تھا، تو آج کیسے حق میں ہو آج سکتا کیسے ہوں؟ چونکہ کرنے والے پیپلز پارٹی والے ہی ہیں، اور علی مدد جتک نہیں، جو بھی کرے سر، جی یہ نہیں ہونا چاہیے نا، فیئر اینڈ فری ہونا چاہیے، جس کو لوگ بابر خان ناصر صاحب۔ ابھی تو 15 ان کے جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان پہ اوپر الیکشن دوبارہ ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس نے دھاندلی کی کس نے نہیں کی، نہیں لیکن پچھلے الیکشن کی بات ہو رہی ہے، جو ریزلٹس تھے، جب تک فائنل پولنگ نہیں ہو جاتی اس کے بعد جو ریزلٹ کمپائل ہوگا اس کے بعد بات کریں، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ دھاندلی جو ہے انفرادی طور پر تو ہر الیکشنز میں ہر بندہ دھاندلی کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک،
ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں الیکٹ ہو جاؤں، ریٹرن ہو جاؤں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دھاندلی جو ہے یہ ایک تو ہوتی ہے نا وسیع پیمانے پر سٹیٹ کرے، الیکشن کمیشن کرے، ٹھیک ہے، ایک دھاندلی ہے کہ جو ایک ایک حلقے میں دھاندلی ہوتی ہے. ہمارے ہاں وہ دھاندلی جو ہے وہ مستعمل ہے زیادہ. بہت دھیان مستعمل ہے. بہت شکریہ میرے تمام گیسٹ کا، ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.